बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मिलर्स थ्योरम। और मिलर्स थ्योरम को हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पांस के अंदर, एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी रिस्पांस के अंदर। और यहाँ पे हम एक पिछले लेक्चर में जैसा कि बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर जो हैं, जो हम एम्पलीफायर्स में इस्तेमाल करते हैं, इनकी इंटरनल जो है वो कैपेसिटेंसेस होती हैं। और बेस मीटर जंक्शन की भी इंटरनल कैपेसिटेंस होती है और बेस कलेक्टर जंक्शन की भी इंटरनल कैपेसिटेंस होती है। और हमारे पास जो बेस मीटर जंक्शन की इंटरनल कैपेसिटेंस होती है, हम उसको इनपुट जो है वो इंटरनल कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। और जो हमारे पास बेस कलेक्टर जंक्शन की जो कैपेसिटेंस होती है, हम उसको बेस कलेक्टर यानी आउटपुट जंक्शन की आउटपुट जो है वो कैपेसिटेंस का नाम देते हैं, इंटरनल आउटपुट कैपेसिटेंस का नाम देते हैं, सॉरी। लिहाजा होता ये है कि जब हमारा फ्रिक्वेंसी जो है वो लो रहती है, तब तो हमारी रिएक्टेंसेस जो हैं वो बहुत हाई रहती हैं। और वो पाथ जो है, जो बेसिकली बेस और कलेक्टर के दरमियान जो थ्रू कैपेसिटर पाथ है, वो पाथ जो है वो बेसिकली सर्किट के ओपन होने की वजह से वो पाथ जो है वो क्लोज रहता है, उसमें कोई फ्लो नहीं होता। लेकिन जब फ्रिक्वेंसी खास हद से बढ़ जाती है, उस सूरत में क्या होता है कि वो जो कैपेसिटेंस है उसकी रिएक्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। वो पाथ ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव नहीं करता, बल्कि वो क्लोज हो जाता है और वहाँ से जो है वो एक फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब इसके नतीजे में होता ये है कि जो आपके कलेक्टर का बेस के साथ एक अलग से बाईपास कनेक्शन बन जाता है। और उस बाईपास वो जो रास्ता है, उस रास्ते के ज़रिए से आउटपुट जो है वो वापस इनपुट पे आना शुरू कर देती है। और आउटपुट जब इनपुट पे आती है, तो उसका एक दूसरा पहलू ये है कि एक तो ये फीडबैक डेवलप हो जाता है। अब फीडबैक के अंदर खास तौर पर जब आपकी फर्ज करें एमिटर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपकी आउटपुट जो होती है वो इनपुट का आउट ऑफ फेज होती है, इन 180 डिग्री आउट शिफ्ट होती है। लिहाजा ये जो इन्वर्टिंग इनपुट आएगी, आउटपुट जो है वो वापस फीडबैक होके जब इनपुट पे आएगी, तो वो क्या करेगी, वो एक नेगेटिव फीडबैक क्रिएट करेगी। और वो जो नेगेटिव फीडबैक वो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो लिहाजा कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिन सिनेरियोज को स्टडी करने के लिए या उनको सिंप्लीफाई करने के लिए मिलर्स थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जो है मिलर थ्योरम इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो हमारे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स हैं, उनके केस में जब ये जो हमारी आउटपुट वाली इम्पीडेंसेस है इंटरनल, इनको अगर स्टडी किया जाए, तो उनको स्टडी करने के लिए ये जो हमारी आउटपुट ये जो कैपेसिटेंस बनती है, उसको स्टडी किया जा रहा है मिलर थ्योरम के ज़रिए। मिलर थ्योरम कई दफ़ा एक से ज़्यादा जब सोर्सेज़ हों, किसी एक इम्पीडेंस 2 सोर्सेज़ के दरमियान में तक़सीम हुई हुई हो, तो वहाँ पे भी मिलर थ्योरम जो है वो सिम्प्लिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से मिलर थ्योरम जो है वो अगर कोई भी इम्पीडेंस आउटपुट और इनपुट दोनों के माबैन कनेक्ट हो, तो उसको सिम्प्लीफाई करने के लिए भी वो, क्योंकि 2 एंड पे कनेक्ट होती है, इनपुट साइड पे भी कनेक्ट होती है, आउटपुट साइड पे भी कनेक्ट होती है, तो लिहाजा उसके इफ़ेक्ट इनपुट वाली साइड पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और आउटपुट वाली साइड पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दोनों को डिटेल में सिम्प्लीफाई करती है मिलर थ्योरम। तो मिलर थ्योरम का अब यहाँ हम अप्लाई करने जा रहे हैं। और मिलर थ्योरम ये कह रहा है, कुछ देर के लिए आप ये तसव्वुर करें कि ये जो आपका अगर फ़र्ज़ करें बीजेटी है, तो सीबी आपका कैपेसिटर होगा, बेस कलेक्टर वाला कैपेसिटर कैपेसिटेंस। और इसी तरह से अगर आपके पास वो जो एफईटी है, तो फिर आपका गेट ड्रेन वाला कैपेसिटर, ठीक है? उसको आप एक सी के ज़रिए से रिप्रेज़ेंट करें। और ये देखें, यहाँ पे एक एम्पलीफायर सर्किट में बिल्कुल सिम्प्लीफाई किया गया है इस एम्पलीफायर को, और इसका जो वोल्टेज गेन है वो एवी है। और इसकी इनपुट और आउटपुट को यहाँ शो किया गया है। और एक कैपेसिटर जो है, आप देखें सी जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ कनेक्ट किया गया है, जो बेसिकली आउटपुट से फीडबैक होके इनपुट के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो लिहाजा ये इस कैपेसिटर को हम ये तस्वर कर रहे हैं कि ये वही हमारा जो जो इंटरनल आउटपुट कैपेसिटर है, या हमारे जो बेस कलेक्टर जंक्शन के जो इंटरनल कैपेसिटेंस है, उसको रिप्लेस किया गया है एक सिंपल कैपेसिटर के साथ। तो लिहाजा वो कहता है कि अब जब मिलर थ्योरम इसको सिंप्लीफाई करेगा, तो वो क्या करता है मिलर थ्योरम, वो जो दोनों नोड्स बनती हैं, जो इनपुट साइड वाली नोड बनती है और इसी तरह आउटपुट साइड, वो इनपुट्स वाली साइड से भी एक कैपेसिटेंस को ड्रॉप करेगा, एक ग्राउंड के साथ जोड़ेगा। और इसी तरह आउटपुट वाली साइड को भी वो क्या करेगा, एक कैपेसिटेंस को आउटपुट वाले नोड से भी एक कैपेसिटेंस को ड्रॉप करके ग्राउंड के साथ मिलाएगा। अब ये जो दोनों कैपेसिटेंसेज हैं, ये उसने स्प्लिट कर दिए हैं इफेक्ट को, यानी इनपुट वाली साइड के इफेक्ट को अलग कर दिया और आउटपुट वाली साइड के इफेक्ट को इसने अलग कर दिया है। लिहाजा अब इनपुट वाले साइड का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ने जा रहा है, तो वो ये मिलर ने क्या किया है कि जो इनपुट साइड वाली उसने
कैपेसिटेंस है उसकी क्या वैल्यू होगी, वो अकॉर्डिंग टू मिलर, सी एंड मिलर कहा गया है कि ये जो कैपेसिटेंस है दैट इज इक्वल टू सी इंटू ए बी प्लस वन। यानी जो भी आपके एम्पलीफायर का गेन है उसमें आप 1 का इंक्रीमेंट करें, 1 का इजाफा करें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें उस कैपेसिटेंस की वैल्यू से, ठीक है। तो लिहाजा उस सूरत में आपके पास इनपुट वाला इम्पैक्ट आएगा उसके आपके पास। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें आपके जो वोल्टेज गेन है उसकी वैल्यू जो है वो 50 है और अगर आपके सीबीसी उस कलेक्टर जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, 50 प्लस 1 करेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 मल्टीप्लाई बाय आप 6 करेंगे तो इसकी 306 यानी 306 पिको फैरेड जो है वो इसका इम्पैक्ट है। ये बेसिकली कैपेसिटेंस का वो इम्पैक्ट है जो इनपुट वाली साइड पे पड़ रहा है, ठीक है। अब आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि इनपुट वाली साइड पे पहले से एक और रेजिस्टर कैपेसिटेंस भी मौजूद है, इंटरनल कैपेसिटेंस, और वो कौन सी थी, वो सीबीई थी जो बेस और एमिटर के दरमियान थी। लिहाजा ये वाली कैपेसिटेंस उस इनपुट वाली इंटरनल कैपेसिटेंस के साथ जो है पैरेलल में आ जाएगी, उनके नेट इफेक्ट को देखा जाएगा। आप ये फिगर 10.6 देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक सिंपलीफाइड सर्किट जो है वो ऐसी सिंपलीफाइड सर्किट शो किया गया है, इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोर्स है, सोर्स रेजिस्टेंस है, उसके बाद आपको इनपुट वाली साइड पे दो कैपेसिटर्स नजर आ रहे हैं। पहला कैपेसिटर्स कौन है, ये वही है जो मिलर ने उसको इनपुट वाला इम्पैक्ट जो है वो दिखाया है। आप देख सकते हैं कि सीबीसी ए वी प्लस वन, ये वो वाला कैपेसिटेंस है जो कि आपके सीबीसी का वो इम्पैक्ट जो इनपुट वाली साइड पड़ रहा है उसको दिखाया गया है और साथ में वही सीबीई दिखाया गया है। तो इन दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट जो है कैपेसिटेंस का वो इनपुट पे अपीयर होगा। इसी तरह से अगर आउटपुट वाले इम्पैक्ट को थोड़ा देखा जाए, उसके लिए जो इक्वेशन ड्रा किया वो है सी आउट मिलर इज इक्वल टू सी इंटू ए वी प्लस वन ओवर ए वी। यानी अगर इससे इस इक्वेशन से ये साबित होता है कि अगर ए की वैल्यू 10 या उससे बड़ी हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा कि ये जो तकरीबन वैल्यू आप ये जो सी आउट की वैल्यू है सी के इक्वल ही हो जाएगी, क्योंकि ये वन जो है वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो ये वैल्यू तकरीबन इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये वाला जवाब जो इक्वल टू तकरीबन 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय सी, तो वो सी रह जाएगा। सो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनकी डेरिवेशंस जो है अगर आप देखना चाहें तो ये लिंक है, आप इस लिंक पे जाके इसकी डेरिवेशन को तफसील से देख सकते हैं। लेकिन मिलर ने क्या किया है कि यहाँ इन दोनों कैपेसिटेंसेस को बेसिकली सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। कैपेसिटेंस वही एक है लेकिन उसका एक वो इम्पैक्ट है जो इनपुट वाली साइड पर पड़ रहा है और एक वो इम्पैक्ट है जो आउटपुट वाली साइड पर पड़ रहा है। उसने दोनों को बिल्कुल स्प्लिट करके दोनों को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन के जरिए जाहिर किया है। बहुत शुक्रिया आपका।